क्या आपको पता है हाउस रेंट अलाउंस और रेंट फ्री अकोमोडेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों की टैक्सेबिलिटी अलग अलग है? यस, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। एक है पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस यानी कि एचआरए, जो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, और दूसरा है परक्विजिट्स, जो हम इस वीडियो में करेंगे। Hello everyone, I am Aina. Welcome back to our channel Legal Provisions. This is the fourth part on salaries in which we are going to do the perquisites and its valuation. वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर नहीं किया है और प्रेस द बेल आइकन। परक्विजिट क्या है मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सैलरी पार्ट 1 और सैलरी पार्ट 2 में। सैलरी पार्ट 1 में मैंने बताया था कि परक्विजिट नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और सैलरीज पार्ट 2 में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है परक्विजिट्स और अलाउंसेस में डिफरेंस। सो परक्विजिट क्या है, वो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स है और सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के अंडर परक्विजिट डिफाइन किया गया है। सो सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के अंडर परक्विजिट्स 3 तरह के बताए गए हैं। पहला, जो सभी एम्प्लॉयज के केसेस में टैक्सेबल है। दूसरा, जो सभी एम्प्लॉयज के केसेस में एग्जेम्प्टेड है। और तीसरा, जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केसेस में टैक्सेबल है। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज कौन है वो मैं जब ये पार्ट करवाऊंगी तब आपको एक्सप्लेन करूंगी। तीनों को डिटेल में पढ़ने से पहले हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं परक्विजिट्स के रिगार्डिंग कि वो क्या है। ठीक है, सबसे पहला यही आता है कि एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को परक्विजिट्स प्रोवाइड करता है, कोई और बंदा नहीं। ठीक है, और वो भी एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में, यानी कि उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्टिन्यूएशन में है उस दौरान। तीसरा ये आता है कि वो जो परक्विजिट्स हैं हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए, कि जो एम्प्लॉय है अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और जो परक्विजिट है वो उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक है, अब आप किसी और पर्सन से आप परक्विजिट्स यानी कि कोई बेनिफिट लेते हो, हम उसे परक्विजिट नहीं कहेंगे, हम किसी पर्सन से बेनिफिट ले रहे हैं, हम उसे तब तक उसे परक्विजिट नहीं कहेंगे जब तक हम उसे कोई सर्विसेज ना प्रोवाइड कर रहे हो या फिर वो हमारा एम्प्लॉयर ना हो। ठीक है, अब अगला क्या है कि जो बेनिफिट है वो उसका पर्सनल एडवांटेज होएगा एम्प्लॉय का। ठीक है, हम ऑफिशियल ड्यूटीज के रिगार्डिंग जो उसे बेनिफिट दे रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे, उसका पर्सनल एडवांटेज क्या है कि वो हमें सर्विसेज दे रहा है और उसे पर्सनल एडवांटेज क्या हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है इट इज डिराइव्ड बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयर्स अथॉरिटी, यानी कि आप एम्प्लॉयर की अथॉरिटी से वो बेनिफिट ले रहे हैं। अगर एम्प्लॉयर की परमिशन के बिना आप वो बेनिफिट लेते हैं देन दैट इज नॉट अ परक्विजिट। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एम्प्लॉयर के रिगार्डिंग कि एम्प्लॉयर कौन सा है जिससे अगर हम बेनिफिट ले उसे हम परक्विजिट कहेंगे। एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, जिससे आप पहले सर्विसेज देते थे या फिर जिसे अभी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आपने एम्प्लॉयमेंट ले ली है किसी के अंडर लेकिन अभी आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, यानी कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है। अब हम उन परक्विजिट्स के बारे में पढ़ेंगे जो सभी एम्प्लॉयज के केसेस में टैक्सेबल है। सबसे पहला आता है हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन परक्विजिट कैसे है, एम्प्लॉय आया एम्प्लॉयर के पास, कहता सर मेरे पास रहने की जगह नहीं है तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। अब एम्प्लॉयर कहता ठीक है ये ले लो चाबियाँ घर की या फ्लैट की, तुम यहाँ रह लो, रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करो प्रॉपरली। ठीक है, ये क्या हुआ, रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर यहीं पर एम्प्लॉयर कहे कि आप मुझे आधा रेंट देना यानी कि 50% आप मुझे रेंट दे देना, बाकी का मैं आपको कंसेशन दे रहा हूँ 50%, तो ये क्या हुआ, कंसेशनल रेंट फ्री अकोमोडेशन। ये दो ऐसे परक्विजिट्स हैं और इसकी हम वैल्यूएशन हम आगे देखेंगे। ठीक है, उससे नेक्स्ट आता है हमारा कोई एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, वो भी एक परक्विजिट है। कोई उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या कनेक्शन, कोई भी पेमेंट या लाइबिलिटी या लोन का इंटरेस्ट जो एम्प्लॉय की लाइबिलिटी है और वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, वो भी सभी एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल है। देन नेक्स्ट इज एश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ एन एम्प्लॉय। बाय चांस कल कुछ एम्प्लॉय को हो जाए, उसका तो जो सर्विसेज हमें एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कर रहा है वो जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। इसीलिए एम्प्लॉयर क्या करवाते हैं, उनकी एश्योरेंस करवा लेते हैं जिसके लिए वो प्रीमियम पे करते हैं।
ये भी क्या है, एक perquisite है जो कि taxable है in all the hands of employees. ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और स्वेट इक्विटी शेयर्स. स्वेट इक्विटी शेयर्स या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के लिए अगर जैसे एम्प्लॉयर आपको पे करते हैं फ्री में, या उनके पास कुछ सिक्योरिटीज हैं, या उनके खुद की कंपनी के कुछ शेयर्स हैं, कुछ सिक्योरिटीज हैं, वो उन्हें फ्री में दे रहे हैं, फ्री वैल्यू में, या फिर कंसेशनल रेट पे यानी कि हाफ रेट पर या कम रेट पर, तो वो भी क्या होगा, हमारा perquisite होगा and it is taxable in all the hands in all the cases of employees. अगला है हमारा contribution toward RPF और NPS और approved superannuation fund यानी कि recognized provident fund, जिसमें 12% तक कर सकते हैं, 12% of salary, या फिर national pension scheme या approved superannuation fund. अगर इनका टोटल 7,50,000 से एक्सीड करता है तो वो टैक्सेबल है सभी एम्प्लॉयज के केस में, और ये अमेंडमेंट आई है 2021 बजट में. ठीक है, और इससे पहले था हमारा 1,50,000 की लिमिट थी, जो कि अब एक्सीड कर दी गई है 7,50,000 तक. और उसके अलावा अगर कोई और फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जाते हैं, यानी कि सैलरी से एडिशन कोई और बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो भी सभी टैक्सेबल हो गए. और ये भी जो चीज़ें इनमें इंक्लूड होती हैं वो हम आगे देखेंगे. तो ये थे हमारे वो वाले perquisites जो टैक्सेबल है सभी एम्प्लॉयज के केसेस में. नाउ वी विल कंसीडर फॉर दोज perquisites विच आर एग्जेम्प्टेड इन ऑल केसेस. ओके, सभी एम्प्लॉयज के हैंड्स में ये वाले जो perquisites हैं ये टैक्स फ्री हैं, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसको हम सैलरी में इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा टेलीफोन. अब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मोबाइल फोन देता है या टेलीफोन देता है घर के लिए, वो क्या है, टैक्स फ्री है, यानी कि दीज आर एग्जेम्प्टेड. ओके, देन नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टैक्स फ्री तभी होगी अगर एम्प्लॉय का खुद का बिजनेस है इस चीज में, यानी कि उसका पैसेंजर्स या गुड्स को ट्रांसफर करने का खुद का बिजनेस है. ठीक है, और वो अपने एम्प्लॉयज को फ्री में या फिर कंसेशनल रेट में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. ये भी उनका पर्सनल एडवांटेज है एम्प्लॉयज का, और ये क्या है, एग्जेम्प्टेड है. देन वी हैव प्रिविलेज पासेस और प्रिविलेज टिकट्स. ये सिर्फ और सिर्फ जो इंडियन रेलवेज अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करती हैं, ये एग्जेम्प्टेड होती हैं. देन वी हैव perquisite अलाउड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उन एम्प्लॉयज को जो आउट ऑफ इंडिया अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. perquisites अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उनको जो सिटीजन है इंडिया के और अपनी सर्विसेज बाहर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो perquisites भी टैक्स फ्री हैं. Then we have employers contribution to staff group insurance scheme. अब staff group insurance scheme में जो भी प्रीमियम या जो भी contribution employer कर रहा है, वो भी tax free perquisite है. अगला है एनुअल प्रीमियम ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी. अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की एक्सीडेंट पॉलिसी करवाता है और उसकी एनुअल प्रीमियम पे कर रहा है, वो भी एग्जेम्प्टेड perquisite है. या फिर कोई रिफ्रेशमेंट हो गई, रिफ्रेशमेंट्स दे रहे हैं, सब्सिडाइज्ड लंच दे रहे हैं, या फिर रिक्रिएशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए. ठीक है, ये सब क्या है, एग्जेम्प्टेड perquisites हैं. और तो और हमारा जो एम्प्लॉयर्स जो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करवाते हैं, यानी कि जिस जॉब के लिए उनको अपॉइंट किया गया है उसके लिए उन्हें ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, वो भी एग्जेम्प्टेड perquisite है. सम पेबल टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और सुपरएनुएशन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड. ठीक है, हमने टैक्सेबल perquisites में देखा था जो सभी एम्प्लॉयज के केसेस में टैक्सेबल है कि उसमें लिमिट उन्होंने दी थी 7,50,000 रुपीज. ठीक है, वो था कि अगर आपकी लिमिट क्रॉस करती है 7,50,000 से तो वो टैक्सेबल है. यहाँ पे इन्होंने सेम बात कही है कि अगर आपकी लिमिट क्रॉस नहीं करती है तो वो एग्जेम्प्टेड perquisite है. ठीक है, देन वी हैव लीव ट्रेवल कंसेशन. लीव ट्रेवल कंसेशन के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस के रिगार्डिंग है. उनको लीव ट्रेवल कंसेशन फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है. ठीक है, अब बाकियों के केसेस में तीन केसेस में उन्हें लीव ट्रेवल कंसेशन दिया जाता है. पहला वो लीव पर है, ठीक है, दूसरा रिटायरमेंट के बाद दिया जा रहा है,
और तीसरा, उनकी सर्विसेज जो है वो टर्मिनेट हो चुकी हैं, यानी कि उनकी सर्विसेज खत्म हो चुकी हैं, उन्होंने सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर दी हैं उसके बाद, ठीक है। और ये सबको अवेलेबल है, यानी कि सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, जो मर्जी अवेल करे, उन्हें लीव ट्रेवल कंसेशन एज एन एग्जेम्प्टेड परक्विजिट है, ठीक है। लेकिन इन्होंने एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर इसका अनड्यू एडवांटेज ले सकते हैं, इसीलिए इन्होंने लिमिट कर दी आपकी जर्नीज। क्या कहा कि अगर आप 4 कैलेंडर ईयर्स में 2 जर्नीज करते हैं तो वो आपकी एग्जेम्प्टेड होंगी। अगर आप उससे ज्यादा जर्नीज पे ट्रेवल कंसेशन दे रहे हैं तो वो टैक्सेबल परक्विजिट होगा, ठीक है। अदरवाइज वो अनड्यू एडवांटेज ले सकते थे इस चीज का, इसीलिए उन्होंने 4 कैलेंडर ईयर में, 4 सालों में आपकी 2 जर्नीज फिक्स कर दी कि इतनी आपकी मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन है, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव मेडिकल फैसिलिटीज। सॉरी, मेडिकल फैसिलिटीज से पहले हम लीव ट्रेवल कंसेशन में कुछ लिमिट्स, मॉनेटरी लिमिट्स दी हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कितनी कितनी लिमिट्स हैं, ठीक है। अब मेडिकल फैसिलिटीज भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि मेडिकल कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो परक्विजिट के टैक्सेबिलिटी में नहीं फॉल करती और वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। देन वी हैव रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस। रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस ये भी स्पेशली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए है कि वो एग्जेम्प्टेड है। देन वी हैव कन्वेयंस फैसिलिटी। कन्वेयंस फैसिलिटी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू हाई कोर्ट जजेस एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट जजेस, दैट्स इट, ठीक है। ये थी हमारी एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स। अब हम आगे सबसे पहले हम देखेंगे लीव ट्रेवल कंसेशन की जो मॉनेटरी लिमिट्स हैं वो क्या क्या हैं, हम वो देखते हैं। आपके ट्रेवल कंसेशन के लिए आपको जो ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है उसमें आपका कितना कितना जो खर्चा है वो एग्जेम्प्टेड माना जाएगा, वो देखेंगे। अगर आप एयरवेज के थ्रू जा रहे हैं तो जो उसमें इकोनॉमी फेयर है, यानी कि जितना भी उसके इकोनॉमी क्लास का खर्चा आता है वो हमारा एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है। वो भी किसमें, नेशनल कैरियर, यानी कि कोई गवर्नमेंट कैरियर है वो बाय शॉर्टेस्ट रूट, यानी कि अगर आपका कोई जितना भी शॉर्टेस्ट रूट में जितना खर्चा नेशनल कैरियर में उसका जो इकोनॉमी फेयर का है वो उतनी लिमिट एग्जेम्प्टेड होगी। और अगर हम दूसरे केसेस की बात करें अदर दैन एयरवेज, तो उसमें ये देखा जाएगा कि रेल सर्विसेज अवेलेबल है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर रेल सर्विसेज अवेलेबल हैं उस केसेस में कितनी एग्जेम्पशन लिमिट है। रेलवेज में एसी फर्स्ट क्लास का जितना रेल का खर्चा होता है उतनी एग्जेम्पशन लिमिट होती है, और जहां पर रेल सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती वहां हम ये देखेंगे कि रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या नहीं है। अगर तो रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फर्स्ट क्लास का जो फेयर है उतनी एग्जेम्पशन लिमिट होती है, और अगर नॉन रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो उसमें हम रेलवेज का ही जो फर्स्ट क्लास एसी का खर्चा होता है हम उतनी एग्जेम्पशन लिमिट लेकर चलते हैं। So for all this we have to calculate the minimum, the exemption limit for the shortest route. जितना shortest route पे खर्चा आता है उतना maximum हमारी exempted limit है, ठीक है। अब अगला है मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज में वो चीज़ें देखेंगे जौन सी परक्विजिट्स की टैक्सेबिलिटी में फॉल नहीं करता और वो एग्जेम्प्टेड है। पहला, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है एम्प्लॉय ने या उसके मेंबर की किसी फैमिली में, ठीक है। अब वो जो हॉस्पिटल है वो एम्प्लॉयर खुद मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अब उस पर जितना वैल्यू आएगा वो एग्जेम्प्टेड है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, कोई भी मेडिकल का खर्चा अगर उसने कोई ट्रीटमेंट एम्प्लॉय या उसके फैमिली के मेंबर ने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाया है, उसका जितना भी खर्चा आएगा अगर वो रीएम्बर्स करवाता है एम्प्लॉयर से तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। या फिर कोई ऐसी प्रिस्क्राइब्ड डिसीज विच इज अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर, ठीक है, उन्होंने कोई प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं उस स्पेसिफाइड डिसीज के लिए, उस सब का अगर कोई रीएम्बर्समेंट करवाता है एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट होता है उस डिसीज का, तो वो भी एक एग्जेम्प्टेड परक्विजिट है। अगला है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के या उनके फैमिली मेंबर के इंश्योरेंस पे प्रीमियम पे कर रहा है, किन स्कीम्स में, यहाँ कंडीशन है कौन कौन सी स्कीम, अगर वो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अप्रूव की गई है, उन पे प्रीमियम पे कर रहा है तो एग्जेम्प्टेड है।
ठीक है, या फिर एम्प्लॉई ने प्रीमियम पे किया है और वो एम्प्लॉयर से रिकवर कर रहा है, यानी कि रीइम्बर्स करवा रहा है अपना प्रीमियम, तो वो भी एक एग्जेम्प्टेड परक्विजिट है। ठीक है, ये इंश्योरेंस के रिगार्डिंग था। अब क्या हुआ कि एम्प्लॉई जो है वो बाहर जाके अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, यानी कि अब्रॉड, आउटसाइड इंडिया। ठीक है, उन केसेस में किन किन केसेस में हमें एग्जेम्पशन मिलेगी? पहला, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि जिसका भी मेडिकल ट्रीटमेंट है एम्प्लॉय का या उसके फैमिली मेंबर का, उसका जितना खर्चा आया वो। दूसरा, उनके आने जाने और रहने का, यानी कि ट्रेवल एंड स्टे। ठीक है, तीसरा, उनके अटेंडेंट, यानी कि वन अटेंडेंट जाएगा उनके साथ सिर्फ, उसका खर्चा ट्रेवल और स्टे का। ठीक है, अब इस पे कंडीशन है दोनों पे, मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रेवल पे। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या कहा इन्होंने कि इन्हें एग्जेम्पशन उतनी ही मिलेगी जितना आरबीआई ने अलाउ किया हुआ है, यानी कि आरबीआई ने एक एक्सटेंड बताई है कि दिस इज द लिमिट, अगर आप इतने लिमिट तक करवाते हो उतनी ही एग्जेम्पशन मिलेगी, अगर आपका खर्चा उससे ज़्यादा होता है तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जाए, वो था मेडिकल एक्सपेंडिचर, अगर आप ट्रैवलिंग का खर्चे की बात करें तो ये जो खर्चा है अगर हम उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, और उसकी इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से नीचे है तो ही एग्जेम्पशन मिलेगी ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग। अगर ये खर्चा इंक्लूड किए बिना उसकी इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ऊपर जाती है तो ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, स्पेसिफिकली फॉर ट्रैवलिंग है ये। ठीक है, अगर हम यहाँ फैमिली की बात करें तो फैमिली में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, चिल्ड्रन मे बी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, दैट डजेंट मैटर्स। ठीक है, मैरिड हो या अनमैरिड हो। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर तभी होंगे जब वो होली, टोटली एंड टोटली एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है तो। ठीक है, और हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल में क्या क्या इंक्लूड होता है? डिस्पेंसरी हो गया, क्लिनिक हो गया या नर्सिंग होम हो गया। ओके, सो ये था हमारा मेडिकल फैसिलिटीज के रिगार्डिंग परक्विजिट्स का। So these were exempted perquisites. Now we will do the third part of perquisite, that is perquisites which are taxable in the hands of specified employees. अब ये specified employees कौन से हैं? Specified employees कहीं वो बात तो नहीं कर रहे कि कंपनी में या फिर किसी फर्म में मेंशन कर देते हैं कुछ employees के नेम की कि हमारे specified employees हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो specified employees क्या हैं? कुछ कैटेगरी होती है एम्प्लॉयज की जिन्हें हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला, जो डायरेक्टर भी है और एम्प्लॉय भी है। ठीक है, हु इज एन एम्प्लॉय बट ही इज अ डायरेक्टर ऑल्सो, भले ही फुल टाइम है या पार्ट टाइम डायरेक्टर है, दैट डजंट मैटर्स। ठीक है, दूसरा है वो एम्प्लॉयज जिनका कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, यानी कि उनके पास 20% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डिंग है, या फिर यूं कह सकते हैं कि उनके पास 20% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं, यानी कि जो जनरल मीटिंग होती है उसमें जो वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को, वो उनके पास 20% या उससे ज्यादा है। तीसरा, वो एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी ₹50,000 से ज्यादा है। तो ये तीनों कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज हैं वो हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज कहते हैं इन्हें। अब हमने थर्ड कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय देखा स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज में कि वो कौन सा है, वो एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है। ठीक है, अब ये सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा वो देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें सैलरी में इंक्लूड की गई हैं और उसका टोटल 50,000 उन्होंने कैलकुलेट किया है किस बेसिस पर। अब इंक्लूजन्स देखे या एक्सक्लूजन्स देखे, बात एक ही है, कान सीधा पकड़ा या हाथ घुमा के हमने कान पकड़ लिया, बात वहीं पे पहुंचेगी कि हमने क्या कैलकुलेट करनी है कि सैलरी। तो एक्सक्लूड देख लेते हैं क्या क्या एक्सक्लूड होगा। पहला, जितने भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, यानी कि आप परक्विजिट्स कह लो डायरेक्टली, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, दूसरा, जितनी भी मॉनेटरी बेनिफिट्स मिले हैं और वो सेक्शन 10 के अंडर एग्जेम्प्टेड है, हमारे पास एग्जांपल है एचआरए का, पार्शियली एग्जेम्प्टेड है, तो जो एग्जेम्पशन हमें सेक्शन 10 के अंदर मिली है वो भी हम एक्सक्लूड करेंगे। तो सेक्शन 16 के अंदर जितनी भी डिडक्शन है वो भी एक्सक्लूड होंगी। यहाँ पे एक्सक्लूजन का मतलब है जो सैलरी कैलकुलेट होगी उसमें से माइनस कर देंगे डिडक्शंस,
तीनों की तीनों डिडक्शन सेक्शन 16 के अंडर। ठीक है, तो जो भी बचेगा हमारा वो हमारा इस पर्पस के लिए सैलरी होगा। देखेंगे कि 50,000 से क्रॉस हो रही है या नहीं। अगर क्रॉस हो रही है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, नहीं तो वो नॉर्मल एम्प्लॉय है। Now let us see those perquisites which are taxable in the hands of specified employees. Value of benefit or amenity which is provided by the employer to the employer. कोई benefit जो employer employee को provide कर रहा है उसकी value वो हमारा taxable perquisite होगा specified employees के hands में। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आपको बताती हूँ। एक हमने किया था इन ऑल द केसेस टैक्सेबिलिटी में, हमने देखा था कि जो बेनिफिट लाइबिलिटी सॉरी जो लाइबिलिटी अगर पे कर रहा है एम्प्लॉयर वो हमारा टैक्सेबल है इन ऑल द केसेस ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेनिफिट वैल्यू ऑफ बेनिफिट, वहां पे जो खर्चा था वो एम्प्लॉय के नाम पे था, लेकिन यहाँ पे खर्चा एम्प्लॉयर के नाम पे है। अगर खर्चा एम्प्लॉय के नाम पे है यानी कि एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है और वो कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर, वो सभी एम्प्लॉयज के हैंड्स में टैक्सेबल है। लेकिन अगर कोई खर्चा एम्प्लॉयर के नाम पे है यानी कि एम्प्लॉयर खुद बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को या फिर कोई इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है और उसकी वो जो उसकी जो वैल्यू होगी वो जो है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हैंड्स में टैक्सेबल है सिर्फ। अब इन परक्विजिट्स में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे स्वीपर की फैसिलिटी, वॉचमैन, गार्डनर, इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी, या फ्री और कंसेशनल एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, या टिकट्स, फ्री और कंसेशनल टिकट्स प्रोवाइड कर दी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी गैस सप्लाई करवा दिया, वाटर सप्लाई का काम करवा दिया एम्प्लॉयर ने, या फिर आप कह सकते हैं मोटर कार प्रोवाइड कर दिया, इनकी कार फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी एम्प्लॉय को। तो ये क्या है, हमारे जो specified employees हैं उनको taxable होगा। So these were all types of perquisites which are either taxable or exempted in all the cases of employees or which are taxable only and only in the hands of specified employees. Specified employees क्या होते हैं वो भी कर लिया हमने। ठीक है, अब हम उन perquisites की वैल्यूएशन देखेंगे जो हमने देखनी थी। हमने टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ इन ऑल द केसेस ऑफ एम्प्लॉइज में देखा था रेंट फ्री अकोमोडेशन, हमने कहा था इसकी वैल्यूएशन हम आगे देखेंगे। अब इन सब की हम वैल्यूएशन देखते हैं क्या। अब इनकी वैल्यूएशन देखने से पहले हम देखेंगे कि एम्प्लॉयर कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है या फिर एनी अदर एम्प्लॉयर है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के केसेस में अलग वैल्यूएशन होती है, एनी अदर एम्प्लॉयर के केसेस में अलग वैल्यूएशन होती है, तो वो देखते हैं। अगर हम अकोमोडेशन की वैल्यूएशन की बात करें तो अकोमोडेशन की वैल्यूएशन में दो दो केसेस आते हैं, एक तो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन और दूसरा फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो हम जितनी भी वैल्यूएशन होगी तो हम दो बेसिस में देखेंगे, एक फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यूएशन और दूसरा अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यूएशन। ठीक है, अब देखा जाए अगर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है, पहला केस देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो उसमें लाइसेंस फीस लगती है। लाइसेंस फीस कौन डिटरमाइन करता है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ये हमारी हो जाएगी अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यूएशन। अगर यही हमें फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यूएशन निकालनी है तो जितनी भी लाइसेंस फीस है यानी कि अनफर्निश्ड वैल्यूएशन है उसमें हम ऐड कर देंगे फर्निश्ड फर्नीचर की वैल्यू। फर्नीचर की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी, या तो अगर एम्प्लॉयर ने के खुद का फर्नीचर है उस पे तो लग जाएगा 10% पर एनम के हिसाब से जितना उस फर्नीचर की वैल्यू है, या फिर अगर तो एम्प्लॉयर ने आगे किसी थर्ड पर्सन से लिया है यानी कि वो भी हायर पे है तो एक्चुअल जितने हायर चार्जेस हैं वो ऐड हो जाएंगे हमारे अनफर्निश्ड वैल्यूएशन में ऐड हो जाएंगे और वो टोटल जो होगा होगा हमारा फर्निश्ड वैल्यूएशन हो जाएगी, फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यूएशन। देन नेक्स्ट केस इज इन द केस ऑफ एनी अदर एम्प्लॉयर, दैट मीन्स इट इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो ये देखा जाएगा कि क्या अकोमोडेशन उस एम्प्लॉयर का खुद का है या फिर उसने भी आगे लीज पर लिया है। अगर तो उसका खुद का है तो हम उस एरिया की पॉपुलेशन पे डिटरमाइन करेंगे कि कितनी वैल्यूएशन जाएगी हमारे पर्क्विजिट में। अगर तो पॉपुलेशन 10 लाख या उससे बिलो है तो उसमें जाएगी 7.5% ऑफ सैलरी। ठीक है, याद रखना ये हम अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, फर्निश की बाद में देखेंगे। ठीक है, और या तो पॉपुलेशन हमारी 10 लाख से ऊपर है और 25 लाख या उससे कम है। ठीक है, अप टू 25 लाख, तो फिर उसकी वैल्यूएशन जाएगी हमारी 10% ऑफ सैलरी।
और अगर 25 लाख से ऊपर हो जाती है पॉपुलेशन तो फिर हमारी वैल्यूएशन जाएगी 15% ऑफ सैलरी। ये हमारी अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यूएशन, इसमें से माइनस कर देंगे जितना एम्प्लॉय ने रेंट पे किया है। ये हमारा कंसेशनल रेंट आ जाएगा जब एम्प्लॉय खुद रेंट पे कर रहा है। ठीक है, ये हमारी अनफर्निश्ड वैल्यूएशन हो जाएगी। अगर इसी में हम फर्नीचर की वैल्यू ऐड करें तो सेम एज इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। अनफर्निश्ड वैल्यू में हम ऐड कर देंगे या तो 10% पर एनम या फिर हम ऐड कर देंगे हायर चार्जेस। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फर्निश्ड वैल्यूएशन। अगर देखा जाए दूसरा केस जिसमें एम्प्लॉयर ने पूरा का पूरा अकोमोडेशन हायर पे लिया है या लीज पे लिया है, तब क्या होता है? तब या तो 15% ऑफ सैलरी ली जाती है या फिर जो एक्चुअल लीज अमाउंट है, जो भी लेस है दोनों में से, वो हमारी अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाएगा। ये था हमारा अकोमोडेशन का सीन। अगर तो एम्प्लॉयर हमें अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है या तो फर्निश्ड या अनफर्निश्ड। अब दूसरा केस आता है जहां एम्प्लॉयर हमें होटल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उस पे क्या वैल्यूएशन जाएगी? उस पे जाएगी 24% ऑफ सैलरी या फिर जो एक्चुअल कॉस्ट होगा, होटल चार्जेस होंगे वो, विच एवर इज लेस दैट विल बी द अमाउंट ऑफ परक्विजिट। हमने वैल्यूएशन में हर जगह देखा कि 7.5% ऑफ सैलरी होगा वैल्यूएशन, या 10% होगा, या 15% होगा, या 24% होगा। अब ये सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा इस पर्पस के लिए वो देखते हैं। सैलरी में एक इंक्लूड होगा बेसिक पे, देन अलाउंसेस, देन बोनस, देन कमीशन पेएबल और एनी मॉनेटरी पेमेंट। कोई भी मॉनेटरी पेमेंट अगर एम्प्लॉयर कर रहा है एम्प्लॉय को, वो सब का सब सैलरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और तो और डियरनेस अलाउंस इफ। अब ये डियरनेस अलाउंस इफ क्या है? डियरनेस अलाउंस इफ इसलिए अगर तो डियरनेस अलाउंस का हमने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में लिखा हुआ है कि ये जो डियरनेस अलाउंस है वो आपका सुपर एनुएशन या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ही ऐड होगा सैलरी में, अदरवाइज नहीं ऐड होगा। अदरवाइज ये जाएगा एक्सक्लूजन में अगर ये इफ नॉट है। ठीक है, फिर है हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। अगर प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन जा रही है या फिर वो अलाउंसेस जो सभी एग्जेम्प्टेड हैं वो सब, या जितनी भी हमने परक्विजिट्स किए हैं सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के अंडर, वो सब एक्सक्लूडेड हैं। और तो और जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में पेमेंट करता है एम्प्लॉयर, वो भी एक्सक्लूडेड है इस पर्पस के लिए। Now let us see when employer provides his employee with a motor car or he pays the expenses for the running and maintenance of the car, then how it is valued as a perquisite. तो ये perquisite सिर्फ और सिर्फ specified employees के hands में है, याद रखना। हमने इस taxable in the hands of specified employees किया था कि value of benefit is the perquisite in the hands of specified employee, और उसमें मोटर कार का एग्जाम्पल किया था हमने, याद हो आपको तो मोटर कार की वैल्यूएशन देखते हैं कि कैसे होगी। अब मोटर कार की दो केसेस फॉल करते हैं, या तो वो एम्प्लॉयर की ओन की होगी या फिर एम्प्लॉय की खुद की होगी और एम्प्लॉयर उसके रनिंग और मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस पे कर रहा है। ठीक है, अगर तो एम्प्लॉयर की खुद की कार है तो उसमें भी 3 केसेस फॉल करते हैं। आपको सभी टेबल फॉर्म में करवाएंगे, मैं बहुत ही ईजी वे में करवाऊंगी जिसमें आपको कोई टेबल फॉर्म भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट विल बी वेरी ईजी। तो अगर तो एम्प्लॉयर की कार है तो उसमें 3 केसेस फॉल करते हैं। पहला, उसके यूजर्स के बेसिस पर। पहला कि वो टोटली एंड होली एंड फुल्ली इट इज यूज्ड फॉर द ऑफिशियल ड्यूटीज। ठीक है, और दूसरा इट इज होली एंड टोटली यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। और तीसरा कि एम्प्लॉय कार को दोनों में यूज कर रहा है, यानी कि ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए भी और तो और अपने पर्सनल यूज के लिए भी। तो अगर तो होली एंड टोटली फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज है देन इट इज नॉट अ परक्विजिट, क्योंकि परक्विजिट जो होता है वो पर्सनल एडवांटेज होता है एम्प्लॉय का, लेकिन यहाँ पे पर्सनल एडवांटेज नहीं है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए कर रहा है। ठीक है, और दूसरा अगर होली एंड टोटली यूज फॉर पर्सनल एंड प्राइवेट यूज है तो फिर जितना एक्चुअल अमाउंट आएगा एक्सपेंडिचर का वो सारा का सारा एज अ परक्विजिट, टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा। प्लस अगर ड्राइवर प्रोवाइड किया है तो उसके 900 रुपीज। ठीक है, और प्लस उस पे नॉर्मल वियर एंड टीयर के 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ कार। ओके, अब हम उन केसेस में देखते हैं जब कार दोनों पर्पसेस के लिए यूज हो रही है, यानी कि एक तरफ हम ऑफिशियल ड्यूटीज भी परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ और दूसरी तरफ हम उसे उसका पर्सनल यूज भी कर रहे हैं। ठीक है,
इसमें यहाँ देखा जाता है कि उसकी क्यूबिक कैपेसिटी कितनी है कार की। अगर 1.6 लीटर से कम है या 1.6 लीटर से ज्यादा है। अगर तो 1.6 लीटर से कम है और एम्प्लॉयर उसके रनिंग और मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस भी पे कर रहा है तो उसकी अमाउंट जाती है 1800 रुपीज। अगर तो एक्सपेंसेस रनिंग और मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है तो आएगा 600 रुपीज एज अ वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट। और अगर क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज्यादा है, एक्सपेंसेस अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो 2400 रुपीज जाएगा। अगर एम्प्लॉय उसके रनिंग और मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस पे कर रहा है तो जाएगा 900 रुपीज। और इन दोनों में ऐड कर देंगे 900 रुपीज जब एम्प्लॉयर आपको आपकी ड्राइवर भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर तो कार एम्प्लॉय की खुद की है और एम्प्लॉयर उससे पे कर रहा है उसके रनिंग और मेंटेनेंस चार्जेस, तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हैंड्स में टैक्सेबल है। इस केसेस में दो केसेस देखेंगे इसके यूज के बेसिस पर। क्या क्या वो कार फुली ऑफिशियल यूज हो रही है, फुली ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज हो रही है, या फिर वो दोनों केसेस में यूज कर रहा है, यानी कि अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज भी परफॉर्म कर रहा है और साथ साथ अपनी पर्सनल ड्यूटीज भी। ठीक है। और जहां पर वो फुली ऑफिशियल के लिए यूज कर रहा है तो ये नील आएगा क्योंकि वो टोटली अपने ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए कर रहा है, उसका पर्सनल एडवांटेज नहीं है। दैट इज वाई इट इज नॉट टैक्सेबल। रही बात दूसरे पार्ट की बात करें जिसमें पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल, यानी कि बोथ, इसमें देखेंगे कि इसकी क्यूबिक कैपेसिटी के बेसिस पे क्यूबिक कैपेसिटी अगर 1.6 से 1.6 लीटर से कम है तो इसके जो एक्चुअल कॉस्ट है उसमें से हम माइनस कर देंगे 1800 रुपीज, यानी कि जितना वो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है उसमें से हम माइनस कर देंगे। और तो और इसके ड्राइवर में भी चार्जेस माइनस होंगे, यानी कि इसमें ड्राइवर भी नहीं चाहिए क्योंकि उसकी खुद की कार है। इसीलिए हम 1800 प्लस 900 दोनों को एक्चुअल कॉस्ट से माइनस कर देंगे। अगर क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज्यादा है तो हम उसमें से एक्चुअल कॉस्ट में से 2400 प्लस 900 माइनस कर। Next is the valuation of domestic servant. Again, it is for the perquisite in the hand of specified employee. इसकी वैल्यूएशन क्या होगी? एक्चुअल कॉस्ट माइनस जितना भी एम्प्लॉय ने पे किया है वो हमारी वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट हो जाएगी। अगला है, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई इलेक्ट्रिसिटी, गैस या फिर वाटर सप्लाई की कोई प्रोविजंस प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? पहली बात, ये भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हैंड्स में टैक्सेबल है। ठीक है। और इसकी वैल्यूएशन के लिए हमें ये देखना है कि क्या एम्प्लॉयर किसी एजेंसी के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है बेनिफिट या फिर उसके पास खुद के ओन रिसोर्सेज हैं। अगर तो किसी एजेंसी के थ्रू करवा रहा है तो जितना एक्चुअल कॉस्ट उसको पड़ रहा है उतना ही परक्विजिट की वैल्यू होगी। ठीक है। अगर उसके पास खुद की ओन रिसोर्सेज हैं तो उस पे जितने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है पर यूनिट के हिसाब से उतनी ही हमारी वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगी। नेक्स्ट इज द केस ऑफ फ्री और कंसेशनल टिकट्स। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फ्री जर्नी या कंसेशनल जर्नी टिकट्स प्रोवाइड कर रहा है या उनके फैमिली मेंबर्स को, तो ये परक्विजिट टैक्सेबल है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में। अब ये कब टैक्सेबल होगा? जब एम्प्लॉय का खुद का बिजनेस है तभी टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं। अगर खुद का बिजनेस है किस चीज का? ट्रांसफर करने का पैसेंजर्स और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो किसी भी थ्रू कन्वेंस प्रोवाइड करे एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर को, चाहे वो खुद के कन्वेंस से ओन कन्वेंस के थ्रू ट्रांसफर टिकट्स प्रोवाइड करे या फिर किसी हायर बेसिस पे या फिर किसी भी ऐसी अरेंजमेंट से कि वो फ्री और कंसेशनल टिकट प्रोवाइड कर रहा है, ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हैंड्स में टैक्सेबल है। ठीक है। अब दूसरा देखा जाए, ये रेलवेज और एयरलाइंस पे टैक्सेबल नहीं है, ये रूल उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है। अब इसकी वैल्यूएशन देखा जाए, वैल्यूएशन उसकी उतनी ही होगी जितना वो ट्रांसपोर्टर या एम्प्लॉयर जनरल पब्लिक को प्रोवाइड कर रहा है। जिस कॉस्ट पर जनरल पब्लिक विजिट करती है उतना ही कॉस्ट उस पे परक्विजिट टैक्सेबल है। देन इन केस ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के चिल्ड्रन को एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री या फिर कंसेशनल पर, तब क्या वैल्यूएशन होगी? ध्यान रखना, एम्प्लॉयर के चिल्ड्रंस को, और तो और ये भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केसेस में टैक्सेबल है, बाकियों के में नहीं।
अगर एम्प्लॉयज के चिल्ड्रन को एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो एम्प्लॉयर का खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, या फिर उसके रेफरेंस में जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट उसको फ्री और कंसेशनल रेट पर एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो ये परक्विजिट है। और इसकी वैल्यूएशन जितने भी सिमिलर या नियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे जितना कॉस्ट है, उतनी ही परक्विजिट की टैक्सेबिलिटी होगी। उसमें से 1000 पर मंथ पर चाइल्ड की डिडक्शन मिलेगी। और ये एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के चिल्ड्रन के लिए अवेलेबल है, नॉट फॉर अदर मेंबर्स, अदर फैमिली मेंबर्स। ठीक है। और दूसरे केस में, जिस केस में एम्प्लॉयर का खुद का इंस्टीट्यूशन नहीं है, या फिर उसके एम्प्लॉयमेंट की वजह से उसे एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिली, उसमें एम्प्लॉयर को जितना भी कॉस्ट पड़ता है एजुकेशन फैसिलिटी देने का, वो हमारी वैल्यू ऑफ परक्विजिट है, एंड दैट इज टैक्सेबल। Now, lastly, we will see the valuation of fringe benefits, other fringe benefits, which is taxable in the hands of all the employees. And it is mentioned under section 17, subsection 2, clause 8. फर्स्ट इज इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, यानी कि या तो इंटरेस्ट फ्री कर देते हैं या इंटरेस्ट को कंसेशनल रेट पे लोन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को या फिर उसके किसी फैमिली मेंबर को। ठीक है, वो भी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब उस पे जितना भी रेट इंटरेस्ट एसबीआई डिसाइड करती है, उस बेसिस पे ही वो उसका वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट है। ठीक है। अब एसबीआई ने उस प्रीवियस ईयर में, उस ईयर के स्टार्टिंग में जितना इंटरेस्ट रेट उन्होंने रखा होगा मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस के ऊपर, ठीक है, वही इंटरेस्ट रेट हमारी वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट होगी। और उसमें से माइनस कर देंगे अगर बाय चांस एम्प्लॉय ने जितकी कोई अमाउंट पे बैक की होगी एम्प्लॉयर को, तो वो माइनस हो जाएगी, एंड दैट विल बी द वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन्स। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने लोन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिया है, वो भी उन डिसीजेस के लिए जो प्रेस्क्राइब्ड हैं, वो इस टैक्सेबिलिटी में फॉल नहीं करेंगी। या फिर अगर कोई ट्रीटमेंट या कोई मेडिकल कोई भी लोन कह लो, वो हमने 20,000 से एक्सीड नहीं किया है एग्रीगेट, तो वो भी टैक्सेबिलिटी में फॉल नहीं करेगा। Then second is traveling, tourism and accommodation. अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को उनके टूर या अकोमोडेशन या ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस प्रोवाइड करता है अदर दैन लीव ट्रेवल कंसेशन, उसके अलावा अगर कोई ऐसा बेनिफिट दिया जाता है, तो जितना भी एक्सपेंडिचर इनकर होता है बाय द एम्प्लॉयर, वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अगर एम्प्लॉयर सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एम्प्लॉयज को ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, ऐसे फैसिलिटीज देते हैं, तो उनकी वैल्यूएशन सेम होगी जितना अदर एजेंसीज अपनी अदर पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं, जितने एक्सपेंस पर, वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा इन द केस ऑफ ट्रैवलिंग, टूरिज्म एंड अकोमोडेशन। थर्ड इज फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बीवरेजेस। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इस तरह की कोई बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है जिसपे एक्सपेंडिचर, जितना उसका अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, उतनी ही वैल्यू ऑफ परक्विजिट एंड दैट इज टैक्सेबल। लेकिन यहाँ कुछ एग्जेम्पशंस हैं। किस पर एग्जेम्पशन है वो देखते हैं। जब फ्री फूड या नॉन एल्कोहलिक बीवरेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं और वो वर्किंग आवर्स के टाइम पे होते हैं, यानी कि ऑफिस या बिजनेस प्रेमिसेस में वर्किंग टाइम्स में उन्हें फूड या इस तरह की बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और उसकी अमाउंट 50 से एक्सीड नहीं करती पर मील, तो वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, कोई टी हो गई, स्नैक्स हो गई, वर्किंग आवर्स के दौरान प्रोवाइड की है, या फिर ऐसे कोई भी बेनिफिट जो रिमोट एरिया या ऑफशोर इंस्टॉलेशन में प्रोवाइड की गई है, तब भी ये एग्जेम्प्टेड है एंड इट इज नॉट टैक्सेबल। फोर्थ इज गिफ्ट, वाउचर और एनीथिंग इन ल्यू ऑफ गिफ्ट। दैट मीन्स अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट प्रोवाइड करता है या वाउचर प्रोवाइड करता है, या कुछ भी जो गिफ्ट की तरह गिफ्ट के तौर पर अपने एम्प्लॉय को देता है या उसके किसी फैमिली मेंबर को देता है, तो जितनी उस गिफ्ट की वैल्यू होगी वो हमारी टैक्सेबल परक्विजिट है। लेकिन अगर गिफ्ट 5,000 या उससे बिलो है, देन दैट विल बी एग्जेम्प्टेड एंड नॉट टैक्सेबल एज अ परक्विजिट।
नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के क्रेडिट कार्ड कोई भी एक्सपेंसेस पे करता है तो जितनी भी एक्चुअल कॉस्ट एम्प्लॉयर को पड़ती है वो टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय पे बैक कर देता है तो वो माइनस हो जाएगी, उसमें से डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये सच एक्सपेंसेस इज डन फॉर फुली एंड टोटली फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, अगर ये ऑफिशियल पर्पसेस के लिए एक्सपेंडिचर किया गया है क्रेडिट कार्ड के लिए, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑफिशियल यूज के लिए, ध्यान रखना अगर कोई भी चीज अगर ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है तो वो टैक्सेबल बिल्कुल नहीं होगा। अगर पर्सनल एडवांटेजेस के लिए दिया गया है तो ही टैक्सेबल होगी पर्क्विजिट्स, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट इज क्लब एक्सपेंडिचर। अगर कोई क्लब एक्सपेंडिचर उसके एम्प्लॉयज को या उनके फैमिली मेंबर्स को प्रोवाइड किया जाता है तो भी जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर को पड़ता है तो वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट है विच इज टैक्सेबल। बट बट लेकिन अगर उसके पास कॉर्पोरेट मेंबरशिप है क्लब की एम्प्लॉयर के पास, तो जितनी भी इनिशियल फीस लगती है कॉर्पोरेट मेंबरशिप पाने के लिए, तो वो जो है टैक्सेबिलिटी में फॉल नहीं करेगी, वो परक्विजिट की वैल्यूएशन में ऐड नहीं होगी। ठीक है, और अगर कोई भी ऐसा क्लब एक्सपेंडिचर ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए किया जाता है, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए किया जाता है, तो भी वो टैक्सेबल नहीं होगी और वो एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। अगर एम्प्लॉयर के कोई भी यूजेबल मूवेबल एसेट्स यूज करता है तो उसकी भी वैल्यूएशन परक्विजिट में टैक्सेबल होती है। अगर लैपटॉप और कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाता है, ज्यादातर ये सब ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए परफॉर्म किया जाता है, इसीलिए इनका निल है, यानी कि इन पे टैक्स नहीं लगेगा, दीज आर नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और एसेट्स यूज करता है या जो प्रिस्क्राइब्ड एसेट्स हैं उसके अलावा भी कोई यूज करता है तो वो भी टैक्सेबल है। उस पे लगेगा 10% ऑफ कॉस्ट, या फिर जितना उसके हायर चार्जेस लगेंगे उतने बेसिस पर उसकी टैक्सेबल वैल्यू होगी। लेकिन अगर वही एम्प्लॉयर अपने मूवेबल एसेट्स को अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफर करवा देता है, यानी कि उनको दे देता है, तो उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? तो उनकी जितनी भी डेप्रिसिएटेड वैल्यू होगी एसेट्स की, वो होगी उसकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अब डेप्रिसिएशन कितने कितने बेसिस पर है वो देखते हैं। अगर तो कंप्यूटर्स या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ट्रांसफर की है तो उस पे 50% लगेगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन। जो भी उसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू आ जाएगी वो टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा। रही बात मोटर कार्स की, उस पे 20% लगेगा, वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और एनी अदर एसेट्स पे 10%, और वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस पर। By this, we are done with the valuation of perquisites. Thank you so much for watching this video. Hope you like it and share it with your friends and other mates.